Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. Hello students, welcome to Swadhyan. आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले आप लोग मोबिलिटी तक पढ़ चुके हो जो आपका लेक्चर नंबर 2 में था। अब आपके पास जो हम लोग को पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एक कंडक्टर बनाना पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले एक कंडक्टर ड्रॉ करो। हाँ तो बच्चों, आपके पास सपोज कर लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो लेंथ आप कंसिडर कर रहे हो मान लेते हैं वो कि L है। बात समझ में आ रही है? इस कंडक्टर को आप बैटरी से आप एक्सटर्नली जोड़ दो तो ये आपके पास पॉजिटिव और ये इधर आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। अब क्या है कि जो एक कंडक्टर है उसका हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लिया A, ठीक है। और जब भी हम लोग इस तरह से बैटरी से जोड़ेंगे पॉजिटिव और निगेटिव से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हो जाएगा। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं कि स्मॉल n है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर n कैपिटल N दिखाई दे रहा है। तो लेट the number of electron per unit volume is small n। क्या है? स्मॉल n हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है कि इस स्मॉल n जो दिखाई दे रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अब हम लोग को ये देखना है कि कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग चार्ज की बात करेंगे पूरे वॉल्यूम में, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। तो लिखना पड़ेगा टोटल अमाउंट of charge Q in the conductor। तो वो हो जाएगा आपके पास। अब एरिया और लेंथ दोनों को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? वॉल्यूम, ठीक है। और एक चार्ज को आप कंसिडर कर लेंगे तो हो जाएगा E, और N आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। तो आपके पास जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी Q इज इक्वल टू EALN। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल के फॉर्म में चाहिए तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता होगा, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। तो अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू, भाई E इज इक्वल टू क्या है? dV अपॉन dr। तो आप अगर dV निकालते हो तो आप लिखोगे E इंटू dr। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। अब ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? E इज इक्वल टू dV अपॉन dy। तो dV की जगह तो ये यहाँ वाला पोटेंशियल कैपिटल V हो जाएगा, तो जगह V, और R की जगह आपके पास टोटल लेंथ
जो कंडक्टर का है वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू वी बाई एल। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। आप इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को ये चेक करना है कि कितना समय लगेगा किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, तो लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। अब आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो आपके पास टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो डिस्टेंस l, और नीचे वेलोसिटी की जगह आप ले लेना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास अब आ गया टाइम भी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, तो अब कुछ करना नहीं है आपको, क्योंकि ये तो आपके पास, हाँ, तो टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी हो गया। अब आपके पास पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी, यही फॉर्मूला होता है। अब ये जो इक्वेशन नंबर आप 4 देख रहे हैं, इसमें इस टाइम t की वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और ये आप Q की वैल्यू भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 4 वी गेट। तो हम लोग को क्या मिलेगा, अब I के लिए ही रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में। तो I इज इक्वल टू Q की जगह हो जाएगा EALN, तो जाएगा EALN डिवाइड बाई T, और T की जगह हो जाएगा L अपॉन VD। इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास I इज इक्वल टू L खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, NEAVD। तो अब बच गया NEAVD। तो ये तो रिलेशनशिप हो जाएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो यही वाला रिलेशन तो हमको बेसिकली प्रूव करना था। तो आपको लिखना होगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप करंट डेंसिटी निकालते हो, ठीक है, जब भी आप करंट डेंसिटी निकालते हो तो आप कहते हो कि इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। तो आपको ये इक्वेशन नंबर 5, तो फॉर करंट डेंसिटी मतलब J, और करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई A, यही फॉर्मूला होता है। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा J इज इक्वल टू I की जगह NEAVD डिवाइड बाई A से A कैंसिल होगा। तो आपके पास जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा NEVD, ये हो जाएगा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। तो इस तरह से आप ये रिलेशनशिप निकाल सकते हो कि क्या रिलेशनशिप होगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इतना नोट हो गया। अब आपके पास आया जो नेक्स्ट टॉपिक, वो तो आपको बहुत ही अच्छा भी लगता होगा, एंड दैट टॉपिक इज रेजिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। और रेजिस्टेंस क्या करता है कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसी में ऑब्स्ट्रक्शन
प्रोड्यूस कर देता है, मतलब उसके फ्लो को रोकता है। मीन्स रेजिस्टेंस बेसिकली द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर आर नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है किसी भी सब्सटेंस में करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या लिखोगे, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड in the direction of flow of electric current are known as रेजिस्टेंस। उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस में आपके पास बता दूं कि आप अगर थियोरेटिकल डेफिनेशन तो ये है, लेकिन अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आते हैं तो आपको एक एक्सप्रेशन क्लास 10 में याद आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू the ratio between potential difference applied across the conductor and current flowing through it, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स बेसिकली दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू potential difference divided by इलेक्ट्रिक करंट। इतना होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से, पोटेंशियल को कैपिटल वी से और इलेक्ट्रिक करंट को आई से। तो ये तो हो जाएगा रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो आपको लिखना होगा द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस सिंबल से। बात में आ रही है। अब आपके पास अगर आता है कि रेजिस्टेंस का आप डायमेंशन लिखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब उसके लिए आपको करना क्या है कि रेजिस्टेंस तो आपके पास है ही, इस V का आपको पता होगा कि V क्या होता है कि वर्क अपॉन चार्ज, ये होता है V is equal to amount of burden bringing a charge from infinity to a given point। तो इस V की जगह आप लिख सकते हो जूल डिवाइडेड बाय कूलॉम लिख सकते हो। I क्या है, एम्पियर। इतनी कोई दिक्कत नहीं है। जूल जो डिवाइड बाय कूलॉम लिखा है, हम इसको जूल डिवाइड बाय एम्पियर इनटू कूलॉम कर दे रहे हैं। कर सकते हो बिल्कुल। जूल मतलब बेसिकली वर्क है, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स है तो फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, ये न्यूटन, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो जाएगा ये
मीटर, डिवाइड बाई एम्पियर, ठीक है एम्पियर लिख दिया, इनटू कूलम लिखा है, कूलम इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी, आई मतलब एम्पियर और टी की मतलब टाइम, तो टाइम आप यहाँ पर रहने दे, तो टाइम की जगह आप क्या लिख दोगे सेकेंड। बात समझ में आ रही है इतनी बात। अब यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो मास की जगह, ये आपके पास हो जाएगा मास इंटू मीटर, तो आप लिखोगे मीटर डिवाइड बाई सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई ये पूरा एम्पियर इंटू एम्पियर, तो एम्पियर और एम्पियर मिलकर क्या हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड मिलके सेकेंड क्यूब हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर, तो मैं ये टर्म इधर लेके लिख रहा हूं, तो आपके पास हो जाएगा मास इंटू मीटर, और मीटर मिलके क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का क्यूब। इतनी बात आ रही है। अब मास को आप लिख सकते हो कैपिटल एम, मीटर को लिख सकते हो एल स्क्वायर, एम्पियर को लिख सकते हो A-2, और सेकेंड को लिख सकते हो T-3। ये हो जाएगा डायमेंशन किसका, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। आपको ये डायमेंशन निकालने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा रहता है, तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। तो ये तो रहा अभी तक का रेजिस्टेंस। अब हम लोग को ये देखना है कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, तो क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच resistance of the conductor depends। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोग को फैक्टर चेक करना है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करना है। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। कैसे? तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to length of the conductor। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब that R is proportional to L। This is your in equation number 1। पहली बात। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कैपिटल ए। इसका मतलब कि दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कैसी प्रोपोर्शनलिटी है? इनवर्सली। लेंथ की प्रोपोर्शनलिटी कैसी है? डायरेक्टली। तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो द
resistance of the conductor is inversely proportional to area of cross section of the conductor। बात समझ आ रही है? इसका मतलब दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आपके पास ये दो रिलेशनशिप आया रेजिस्टेंस के लिए जिनके ऊपर रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, ये वाला और ये वाला, तो क्या लिखेंगे? कंबाइनिंग इन इक्वेशंस 1 and 2, दोनों कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो आएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को आपको हटाना है तो आपके पास रहेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो L बाई ए। ठीक है, यहाँ पर जो रो है जिसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं, इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पढ़े हैं क्लास 10 में, याद आ रहा होगा आपको। तो हियर रो is the proportionality constant called specific resistance और resistivity। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हो जाएगा कि किसके ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से आप देखे होगे घर में हर कमरे में अलग अलग स्विच बोर्ड्स लगाए जाते हैं ताकि जो भी आप अप्लायंस यूज़ करें उसमें वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहे वो कम से कम रहे, इसलिए आपको प्रॉपर वोल्टेज का वहाँ पर वैल्यू आपको मिल सके। इसी वजह से आपको ऐसा रखना पड़ता है क्योंकि जब जितना ही तार लंबा हो जाएगा उतना ही कम आपको उतना ही कम एप्लायंस को करंट मिलेगा यूज़ होने के लिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जैसे जैसे एरिया ऑफ सेक्शन जितना ही एरिया ऑफ सेक्शन मोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा कि डिनोमिनेटर बढ़ने से अपने आप जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। तो इस तरह से जो है फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द प्रॉपर अपडेट्स। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।